Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रकरण दिल्ली सल्तनत से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत जो 1200 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के इतिहास को इसमें हम लोग राजनीतिक इतिहास का इसका पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने अब तक विभिन्न सुल्तानों को की चर्चा कर ली और हम लोग अभी दिल्ली सल्तनत टॉपिक 4 में हम लोगों ने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन, कठिनाइयाँ, कार्य और तुर्कानी चिलगानी, एल्दौज की पराजय, मंगोल आक्रमण का भय से संबंधित चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। आज हम देखेंगे कि कुबाचा की समस्या से किस तरह इल्तुतमिश निपटा था। कुबाचा की पराजय और इसके अंतर्गत देखते हैं कि मोहम्मद गोरी का एक मुख्य गुलाम नासिरुद्दीन कुबाचा भी था, जिसे उच्च की सुविधाएं दी गई थी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को परेशान नहीं किया, परंतु इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही उसने सिंध, सागर, दोआब, सरस्वती, भटिंडा और लाहौर तक पर अपना अधिकार कर लिया। इस कारण वह उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब में इल्तुतमिश का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी था, जो कभी भी खतरनाक सिद्ध हो सकता था। एल्दौज ने लाहौर को कुबाचा से छीन लिया था, परंतु जब वह इल्तुतमिश से परास्त हो गया तब कुबाचा ने लाहौर को पुनः अपने अधिकार में कर लिया। इल्तुतमिश ने उस समय उस ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु 1217 ईस्वी में उसने लाहौर को कुबाचा से छीन लिया। तब भी कुबाचा मुल्तान, उच्च सिंध और सिंध सागर दोआब का स्वामी रहा। जलालुद्दीन मंगवर्नी के भारत आने का सबसे अधिक कुप्रभाव कुबाचा की शक्ति पर पड़ा। जलालुद्दीन ने कुबाचा की शक्ति को बहुत ही हानि पहुंचाई। इल्तुतमिश ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने पहले लाहौर को अधिकार में किया और उसके पश्चात उच्च और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। कुबाचा ने घबराकर निचले सिंध में स्थित भखर के किले में जाकर शरण ली। 3 माह पश्चात मई 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश का उच्च पर अधिकार हो गया। कुबाचा की स्थिति भखर में भी दुर्बल हो गई और उसने संधि की बात आरंभ की। इल्तुतमिश ने उसे बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, जिसे कुबाचा स्वीकार नहीं किया। अंत में निराश होकर कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुषों द्वारा जौहर करने का एक प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि नासिरुद्दीन कुबाचा ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश का एक अन्य प्रमुख शत्रु समाप्त हो गया और मुल्तान और उच्च को दिल्ली राज्य में मिला लिया गया और अन्य बहुत से महत्वपूर्ण किलों को जीतकर इल्तुतमिश ने पंजाब और सिंध में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के समय तक सियालकोट और अजमेर पर अपना आधिपत्य कर लिया था, परंतु उसने उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से मंगोलों से प्रत्यक्ष झगड़ा होने की संभावना थी। और इसी के साथ वह कुबाचा की समस्या को हल कर लिया। फिर हम देखते हैं बंगाल विजय से संबंधित अगर तथ्य को देखें कि बंगाल की समस्या को इल्तुतमिश ने कैसे हल किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन और सहायता से अली मर्दान खान ने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की थी, परंतु ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसने अपने को स्वतंत्र शासक बना लिया। प्राय 2 वर्ष पश्चात उसके सरदारों ने उसे कत्ल कर दिया और उसके स्थान पर 1211 ईस्वी में हुसामुद्दीन ऐवाज खिलजी को गद्दी पर बैठाया। ऐवाज ने सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और स्वतंत्र शासक बन गया। गियासुद्दीन ने बिहार को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया और जाजनगर, तिरहुत, बंग तथा कामरूप के पड़ोसी राज्यों से कर वसूल किया। जब इल्तुतमिश ने अपनी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा कर ली, तब उसे पूर्व की ओर ध्यान देने का मौका मिला। वह दक्षिणी बिहार को जीतकर आगे बढ़ा। गियासुद्दीन उसका मुकाबला करने के लिए आया, परंतु बाद में उसने बिना किसी युद्ध के इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सा धन दिया। इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त करके वापस आ गया, परंतु कुछ समय पश्चात गियासुद्दीन ने मलिक जानी को बिहार से बाहर निकाल दिया और दिल्ली राज्य के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र तथा अवध के सूबेदार नासिरुद्दीन महमूद को उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया। गियासुद्दीन जब अपनी पूर्वी सीमा पर युद्ध करने के लिए गया हुआ था, तभी नासिरुद्दीन ने उसकी राजधानी लखनऊ पर आक्रमण किया। गियासुद्दीन अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए वापस लौटा, परंतु युद्ध में मारा गया और 1226 ईस्वी में नासिरुद्दीन ने लखनऊ को विजित कर लिया। इस प्रकार 1226 ईस्वी में बंगाल दिल्ली सल्तनत का एकता बन गया, सूबा बन गया, एकता या सूबा। परंतु प्राय 2 वर्ष पश्चात 1229 ईस्वी में शाहजहां नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई और मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी ने विद्रोह करके गद्दी पर अधिकार कर लिया।
1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने स्वयं जाकर इस विद्रोह को समाप्त किया। इख्तियारुद्दीन बल्का युद्ध में मारा गया और बंगाल पुनः दिल्ली सुल्तानों के अधीन हो गया। इस बार इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार में पृथक पृथक इक़्तिदारों की नियुक्ति की। इसके उपरांत ये इक्ता इल्तुतमिश की मृत्यु के अधीन जब तक जीवित रहा इल्तुतमिश, तब तक उसकी अधीनता में बने रहे। अब हम हिंदू राजाओं से संघर्ष की चर्चा करें। इल्तुतमिश के लिए ये भी एक समस्या थे उसके साम्राज्य विस्तार में या सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में, तो इनसे भी संघर्ष अवश्यंभावी था और ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि राजस्थान, मालवा, दोआब आदि क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हिंदू राजाओं ने आक्रमणकारी नीति को अपना लिया था और वे विभिन्न स्थानों पर तुर्की जो सत्ता है उसको समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ को जीत लिया था। प्रतिहारों ने ग्वालियर, नरवर, झांसी पर अधिकार कर लिया था। गोविंदराज के नेतृत्व में चौहानों ने रणथंभौर को तुर्कों से छीनकर जोधपुर और उसके निकट के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। जालौर के चौहानों ने दक्षिण पश्चिमी राजपूताना के अधिकांश प्रदेश जीत लिए थे। कई बार तुर्कों को परास्त भी किया था। भट्टी राजपूतों ने अलवर और उसके निकटस्थ प्रदेशों को स्वतंत्र कर लिया था तथा अजमेर, बयाना, थंगेर भी स्वतंत्र हो गए थे। राजस्थान की भांति दोआब में भी हिंदू शासक तुर्कों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार तुर्की आधिपत्य से मुक्त हो गए थे और फर्रुखाबाद तथा बरेली जैसे स्थानों पर हिंदुओं ने अपने सुरक्षित दुर्ग बना लिए थे। हिंदू शासकों की शक्ति को दुर्बल करना उसके राज्य और उनके राज्य को मुख्य भाग पर कब्जा करना इल्तुतमिश के लिए बहुत ही आवश्यक था। उसने हिंदू राजाओं के प्रति दृढ़ और आक्रमणकारी नीति को अपनाया। मुख्यतः उसने तुर्की राज्य से छीने गए स्थानों को पुनः जीतने और अपने अधीन प्रदेशों में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। उसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीत लिया। उसके पश्चात उसने परमारों की राजधानी मंदौर पर अधिकार किया और 1228-29 ईस्वी में जालौर के शासक उदय सिंह को आधिपत्य स्वीकार करने और वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। उसके पश्चात बयाना, थंगीर, अजमेर, नागौर और उसके आसपास के प्रदेशों को जीता। 1231 ईस्वी में ग्वालियर का घेरा डाला और एक वर्ष के कठिन संघर्ष के बाद उसने विजय कर लिया उस ग्वालियर का। इल्तुतमिश ने ग्वालियर के सूबेदार मलिक तुसरानुद्दीन तैसाई को कालिंजर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। चंदेल शासक भाग गया और मलिक तैसाई ने 1233-34 ईस्वी में कालिंजर और उसके आसपास के प्रदेशों को लूटने में सफलता पाई, परंतु इल्तुतमिश के नागदा के गुहिलौतों और गुजरात के चालुक्यों पर किए गए आक्रमण विफल रहे। 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया तथा भिलसा और उज्जैन को लूटने में सफलता पाई। तुर्कों ने भिलसा के प्राचीनतम हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल के मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया, परंतु यह मालवा की विजय न थी बल्कि केवल एक लूट मात्र थी। दोआब में इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार और बहराइच को पुनः जीतने में सफलता प्राप्त की तथा अवध में भी तुर्कों की सत्ता स्थापित कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने तुर्की सत्ता से स्वतंत्र हो गए प्रदेशों को पुनः जीतने में सफलता प्राप्त की और हिंदू राजाओं की आक्रमणकारी शक्ति को दुर्बल कर दिया और विजित प्रदेशों में सफलतापूर्वक अपना आधिपत्य स्थापित किया। परंतु इस कार्य की पूर्ति के लिए इल्तुतमिश को कठोर संघर्ष करना पड़ा। यह अवध में हुए पृथु विद्रोह से स्पष्ट हो जाता है, जिसके बारे में इल्तुतमिश के पुत्र और अवध के सूबेदार नासिरुद्दीन ने कहा था कि उसने प्रायः 1,20,000 मुसलमानों का रक्त बहाया था। इसी प्रकार राजस्थान में भी इल्तुतमिश की सफलता पूर्ण न थी। राजपूतों की शक्ति नष्ट कर दी गई थी, ऐसी कोई बात न थी। नागदा के गुहिलोतों और गुजरात के चालुक्यों ने उसे परास्त किया था। बूंदी के राजपूतों ने उसके एक अधिकारी के आक्रमण को विफल कर दिया था। इल्तुतमिश द्वारा बयाना और थानागढ़ की विजय भी चौहानों की शक्ति के विकास को रोकने में असफल रही थी। मालवा के परमार राजपूतों का शासन पहले की भांति रहा और ग्वालियर की विजय ने चंदेल राजपूतों के उत्साह में कोई कमी नहीं की, जिनके आधिपत्य में झांसी के निकट तक का प्रदेश रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब मिला जुला स्वरूप रहा उसके शासनकाल में। इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। पद की स्वीकृति उसने खलीफा से ली थी। पद की स्वीकृति खलीफा से ली थी। और हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा सुल्तान के पद की स्वीकृति इल्तुतमिश ने बगदाद के जो खलीफा थे उनसे पद की स्वीकृति ले ली 18 फरवरी 1229 ईस्वी में, और इस प्रकार वह सल्तनत का वैध शासक बन गया। और शासन प्रबंधन की चर्चा करें। शासन
शासन प्रबंधन या शासन प्रबंध की चर्चा करें तो इल्तुतमिश के शासन में कुछ नवीन बातें आरंभ की गई, जिसमें एकता व्यवस्था को आरंभ किया, केंद्र पर एक बड़ी सेना रखी। इसने एकता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में प्रयोग किया। उसने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के 2 मातूर सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए थे, तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी उसने ही शुरू की थी। उसके जो उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाई, और हम देखते हैं कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को न उत्तराधिकारी देकर सुल्ताना रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और इस प्रकार 1236 ईस्वी में बनिहान के शासक जलालुद्दीन मंगवर्नी के अधिकारी सैफुद्दीन हसन करलू पर जब आक्रमण किया था, तो उसी समय मार्ग में ही बीमार हो जाता है, और जिसके कारण उसे दिल्ली वापस आना पड़ा, और अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।